12 अगस्त 2024 के दिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो कि DGISI के अहदे पर विराजमान थे, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और ISPR की तरफ से बयान जारी किया गया कि उनको मिलिट्री की कस्टडी में, मिलिट्री की तहवील में ले लिया गया है। इस डेवलपमेंट की अहमियत क्या है, इसके आराज़ व मकासद क्या है, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इन तमाम पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद मौजूदा रिजीम के अंदर किस किस के निशाने पर थे। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने खिलाफ जितने भी केसेस है उनका इल्जाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के सर थोपते हैं। 2017 में पनामा केस में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और उसके बाद जो एहतसाब अदालतों में जितने भी केसेस चल रहे थे उन तमाम के हवाले से जो इल्जाम लग रहे, तो PMLN के करीब हल्कों का ये ख्याल है कि इन तमाम हरकत के पीछे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। दूसरी तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फैज ईसा अपने खिलाफ 2019 में दायर होने वाले रेफरेंस को भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ जोड़ते हैं। उस वक्त की हुकूमत ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था जिसके मुताबिक काजी फैज ईसा के जो लंदन की फ्लैट्स है वो अभी तक चूंकि उन लंदन फ्लैट्स का जवाब नहीं दे पाए, काजी फैज ईसा को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए से नाअहल किया जाना था। इसके साथ साथ नवंबर 2017 में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना हुआ था और उस धरने को खत्म करने के लिए जो फैज हमीद ने किरदार अदा किया था उसके ऊपर भी काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में काफी सख्त सवालात उठाए थे और उस हरकत को और उसके लिए होने वाली स्ट्रैटेजी को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया था। तीसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जून 2019 में DGISI के ओहदे से अपनी बरतरफी को भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ जोड़ते हैं कि फैज हमीद और जनरल बाजवा की मिलीभगत से उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से बरतरफ किया। अब इन तीनों डेवलपमेंट्स को हम इकट्ठे देखते हैं तो एक रियलिस्टिक पिक्चर ये नुमाया नजर आती है कि मौजूदा निजाम के अंदर जितनी भी एक्टर्स है उनका किसी न किसी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ उनके खिलाफ एक विंडेक्टिव माइंडसेट रहा है, एक इंतकाम का एटीट्यूड रहा है। अब इस डेवलपमेंट की कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? इस डेवलपमेंट की कॉन्ट्रडिक्शन और इसका तजाद ये है कि हाल ही में मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी बयान में कहा था कि 2019 में PDM की जमातों को पंजाब की हुकूमत की पेशकश की गई थी और उसके बाद नवंबर 2019 में उनको फेडरल गवर्नमेंट की पेशकश की गई थी। तो इस हिसाब से इस लॉजिक को अगर देखा जाए कि एक तरफ PMLN से करीब हल्के ये इल्जाम लगा रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अपने दौरे मुलाजमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फायदा पहुंचाया, तो दूसरी तरफ यही हल्के ये इल्जाम भी लगा रहे कि 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म करके PDM की जमातों को लाने की कोशिश भी इसी जनरल फैज हमीद ने की थी। इन तमाम मामलात में गैर मामूली चीज है क्या? इन तमाम मामलात में गैर मामूली चीज ये है कि पहले भी जिन ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल किया गया था तो वो बिल्कुल आर्मी के अंदर जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का निजाम था उसी के अंदर इंजिबाती कार्रवाई की गई थी। लेकिन ये केस अपनी नौयत का एक अलग केस है कि जिसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर यह इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि उसने सर्विस से रिटायरमेंट के बाद भी सियासी मामलात में मुदाखलत जारी रखी। ताहम हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बाज़ मुबस्सिरीन ये ख्याल करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए राग़िब किया जाना था। चूंकि वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा उनके खिलाफ इसी किस्म की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। दूसरी तरफ बाज़ मुबस्सिरीन ये भी ख्याल करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को एक टास्क और एक मिशन दिया गया था कि वो मौजूदा रिजीम के लिए और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक फेस सेविंग के तौर पर एक इमरान खान के साथ एक डील स्पॉन्सर करे। चूंकि फैज हमीद उसी डील को स्पॉन्सर करने में नाकाम रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उसी डील को मानने से इनकार किया, लिहाजा इस रिजीम ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब इस सारे मामले की अहमियत और सिग्निफिकेंस है क्या? इस सारे मामले की सिग्निफिकेंस ये है कि इस मामले ने वो फ्लड गेट्स खोले कि जो पहले कभी नहीं खोले गए थे। मिसाल के तौर पर फौज के अंदर किसी बड़े रैंक के अफसर के खिलाफ ऐसे मामलात पर कोर्ट मार्शल कभी नहीं किया गया था। अगर इस हिसाब से देखा जाए इनसे जुड़े वो मामलात जो कि माली बदनवानी के साथ लिंक थे, उनमें जनरल रिटायर्ड बाजवा, उनके ससुर साबिर मिट्टू और जनरल रिटायर्ड अमजद भी मुलविस रहे। तो इसी लॉजिक को फॉलो किया जाए तो जनरल रिटायर्ड बाजवा, साबिर मिट्टू और जनरल रिटायर्ड अमजद को भी इंसाफ के कटहरे में लाकर उनके खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि जो रिकॉर्ड थी, जो क्रॉसिंग थी, वो आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन के अंदर वो लाइन क्रॉस हो गई। लिहाजा मुस्तकबिल में हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द या बदेर किसी और जनरल के खिलाफ भी इसी किस्म की कार्रवाई का आगाज होगा। इसके साथ एक जुड़ी डेवलपमेंट वो है कि जिसके अंदर
قاضی فائز عیسیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ معطل کیا کہ جس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ووٹنگ پروسیس کی کنسولیڈیشن کے بعد کاؤنٹنگ سے منع کیا تھا، اور اسی فیصلے نے انہیں 79 انہیں 81 اور انہیں 154 میں نون لیگی امیدواروں کو فائدہ دے کر ان کو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں میں جتوایا۔ اب بظاہر تو یہ ایک ٹیکنیکل انصاف لگ رہا ہے، بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی ایمبیشن کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ پروسیس جاری رکھا جاتا ہے تو جتنے بھی امیدوار ہیں، جتنے بھی امیدواروں کے ٹرائبیونلز میں کیسز چل رہے، وہ کیسز رفتہ رفتہ اگر سپریم کورٹ میں اسی حساب سے آتے رہے تو قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے ان کو اسی قسم کے فیصلے ملیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کی طرف۔ تو حماس نے جو سیز فائر کی پروپوزل ملی تھی ان کو قطر، ایجپٹ اور یو ایس سے، حماس نے اس پیس پروسیس سے پل آؤٹ کیا ہے اور مطالبہ یہ کیا ہے کہ چونکہ اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے وہ خان یونس اور ساؤتھرن غزہ کے علاقوں میں جاری ہے، تو ان حالات میں ہم سیز فائر کی طرف نہیں جا سکتے۔ سیز فائر تبھی ممکن ہے کہ اسرائیل موجودہ غزہ کے اندر اٹیکس کو کم کرے، موجودہ غزہ کے اندر حملوں کو کم کرے، اور جتنے بھی ہیومینیٹیرین ایفرٹس ہیں ان کو راستہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر جو پریزیڈنشل الیکشن کی کیمپین چل رہی ہے، تو کمالا ہیرس جو کہ ڈیموکریٹس کی امیدوار ہے، کمالا ہیرس نے بہت ان ایکویوکلی اور بالکل کھلی طریقے سے اسرائیل کے مظالم کی کنڈمنیشن شروع کی ہے۔ دوسری طرف جو ریپبلکن پارٹی کی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور جس کے ساتھ ساتھ ایپیکس سے ریلیٹڈ جتنے بھی حلقے ہیں وہ اسرائیل کے مظالم پر وہی جو کہ تو چشم پوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جس کا فائدہ براہ راست کمالا ہیرس کو اس وقت ہوگا جب عربز اور افریقنز اور ایشینز اور مسلمز ان تمام حلقوں کے ووٹس ڈیموکریٹس امیدوار کمالا ہیرس کو پڑیں گے۔ تو اس حساب سے امریکہ کے الیکشن میں غزہ کی جنگ ایک بہت زیادہ سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔